Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 3 in your civics book, that is electoral politics, right? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इलेक्शंस की जो पॉलिटिक्स होती है उन सबको हम पूरा इलेक्शन सिस्टम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो ओपन योर सिविक्स बुक, पेज नंबर 66, लास्ट पैराग्राफ। In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their elections campaigns in the way they want to. एक डेमोक्रेसी में जो है सबसे बेस्ट यही होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स हैं जो कि उनको जो है लीव कर दिया जाए, टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन्स द वे दे वांट टू। मतलब जिस भी ढंग से वो अपने इलेक्शन कैंपेन को चलाना चाहते हैं उस तरीके से वो चला सके। एक डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी होता है कि उन लोगों को जो है फ्री कर दिया जाए कि जिस भी तरीके से जिस भी ढंग से वो अपने इलेक्टोरल जो पॉलिटिकल जो कैंपेन है उनके इलेक्शन से रिलेटेड वो जिस तरीके से भी उनको कंडक्ट करना चाहते हैं वो कर सकें। But it is sometimes necessary to regulate campaigns to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete. लेकिन कभी कभी ये जो है काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि इन कैंपेन्स को रेगुलेट किया जाए, इनको जो है इनके ऊपर मतलब कुछ जो है कानून व्यवस्था इनके ऊपर जो है लागू की जाए ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब के पास एक फेयर और इक्वल चांस हो compete करने का। According to our new election law, no party or candidate can bribe or threaten voters. हमारे इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट जो है ब्राइब नहीं दे सकता है या जो है थ्रेटन मतलब वोटर्स को जो है डरा धमका भी नहीं सकता और ना ही ब्राइब यानी कि रिश्वत दे सकता है। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, और ना ही कास्ट धर्म या जाति के नाम पे कोई अपील कर सकता है कि आप मुझे इसलिए वोट दो क्योंकि मैं इस धर्म का हूँ या मैं इस जाति का हूँ। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन्स, यानी कि कोई भी जो कैंडिडेट है कोई भी पार्टी है वो सरकारी जो रिसोर्सेज है उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और ₹10 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी इन एन असेंबली इलेक्शन, यानी कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट 25 लाख रुपए से ज़्यादा लोकसभा के इलेक्शन में नहीं खर्च कर सकता और 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक असेंबली इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं खर्च कर सकता। यानी कि असेंबली इलेक्शन में असेंबली इलेक्शन में 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कर सकता, लोकसभा इलेक्शन में 25 लाख रुपए से ज़्यादा कोई भी पार्टी या कोई भी इलेक्शन खर्च नहीं कर सकता है। इफ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर वो लोग ऐसा करते हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट या ब्राइब करते हैं या फिर जो है इतना पैसा इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं या फिर अपील करते हैं इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, तो इनका जो इलेक्शन है उसको रिजेक्ट कर सकती है कोर्ट। भले ही अगर वो कैंडिडेट जो है इलेक्ट हो गया है, जीत गया है और बाद में पता चलता है कि इनमें से कोई भी पॉइंट जो है उसने जो है फॉलो नहीं किया है, तो कोर्ट उसके इलेक्शन को रिजेक्ट कर सकती है। भले ही वो इलेक्ट भी हो गया हो, सेलेक्ट भी हो गया हो, एज मतलब वो चुना गया हो प्रतिनिधि, तब भी उसके इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model for election campaigns. इन लॉज के अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश में, इन्होंने एक जो है इलेक्शन कैंपेन का एक मॉडल के ऊपर एग्री किया है। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, मतलब ये पार्टीज ने खुद ही डिसाइड करा है कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगा क्या, यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा, यानी कि इलेक्शन प्रोपोगेंडा यानी कि अपना जो भी कैंपेन चलाना चाहता है वो इलेक्शन से रिलेटेड, उसके लिए वो किसी भी धार्मिक जगह का इस्तेमाल नहीं करेगा। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, ना तो वो सरकारी व्हीकल का, एयरक्राफ्ट का, ना ही सरकारी ऑफिसर्स का इस्तेमाल करेगा इलेक्शन के लिए। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट lay foundation stones of any projects
मतलब जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे उसके बाद कोई भी मिनिस्टर जो है किसी भी प्रोजेक्ट का जो है फाउंडेशन स्टोन जैसे रखते हैं ना, आते हैं फाउंडेशन स्टोन रखते हैं, किसी नेता को बुलाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे रेलवे लाइन शुरू होने वाली है तो उसके लिए नेता को उद्घाटन के लिए बुलाया जाता है, फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए बुलाया जाता है। तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट होने के बाद कोई भी मिनिस्टर इस तरीके की फाउंडेशन स्टोन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रखने नहीं जाएगा। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, ना ही कोई बड़ा पॉलिसी का डिसीजन लेगा, और मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, और ना ही ऐसा कोई प्रॉमिस करेगा कि वो जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ऐसी कोई भी घोषणा वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर खुद ही डिसाइड करे हैं। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब पोलिंग का मतलब है वोट डालना, और काउंटिंग का मतलब उनकी गणना करना, किनकी वोट्स की। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। फाइनल स्टेज क्या होती है किसी भी इलेक्शन की? जब जो लोग हैं वो अपने, जो वोटर्स हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वोट को कास्ट करते हैं या पोल करते हैं अपने वोट को, यानी कि वोट को डालते हैं। दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। उसी दिन को जो है इलेक्शन डे कहा जाता है। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू द नियर बाय पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस। हर एक पर्सन जिसका नाम उस वोटर्स लिस्ट में है वो जो है उस पोलिंग बूथ अपने आसपास के अपने नियर बाय पोलिंग बूथ पे जा सकता है, जो कि ज़्यादातर कोई लोकल स्कूल होता है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अभी हमारे रिसेंट इलेक्शन हुए 26 दिसंबर को, उसमें भी क्या था, आपने आपके आसपास के सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जो है पोलिंग बूथ बना हुआ था। वहाँ आपके पेरेंट्स जो है या आपके घर के जो भी बड़े जो एडल्ट्स हैं वो गए होंगे वहाँ पे अपने वोट को कास्ट करने के लिए। ठीक है, जो भी आपके मेयर के या फिर जो भी लोकल जो आपके इलेक्शंस हो रहे थे उस सब के लिए। ठीक है, once the voter goes inside the booth, the election officials identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote। जैसे ही वोटर जो है बूथ के अंदर जाता है, जो इलेक्शन ऑफिसर होता है सबसे पहले उसकी पहचान करता है, उसकी कोई आईडी देखी जाती है, उसके बाद उसकी फिंगर जो होती है उसके ऊपर एक मार्क लगाता है। ठीक है, एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और उसके बाद उसको वोट डालने के लिए अलाउ करते हैं। देखो इस तरीके का मार्क लगाया जाता है उसकी फिंगर पे। ठीक है, पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि वही पर्सन है कि नहीं, आईडी कार्ड से मैच किया जाता है, वोटर लिस्ट में उसका नाम चेक किया जाता है, उसके बाद उसकी फिंगर पे मार्क लगाया जाता है और उसके बाद उसको वोट डालने दिया जाता है। ठीक है, एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ। हर एक कैंडिडेट जिन्होंने भी जो भी इलेक्शन में खड़े हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके एक एक एजेंट को अलाउ होता है कि वो जो है पोलिंग बूथ के अंदर बैठ सके एंड एंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे, ताकि वो ये देख सके जो वोटिंग जो हो रही है वो एक फेयर तरीके से हो रही है। ठीक है, अर्लियर द वोटर्स यूज्ड टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर बाय पुटिंग अ स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। पहले क्या होता था, वोटर्स जो है एक बैलेट पेपर होता था, उसके ऊपर जो है स्टैंप लगाते थे कि किसको वो वोट देना चाहते हैं। अ बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद द पार्टी नेम एंड सिंबल्स आर लिस्टेड। बैलेट पेपर क्या होता है, एक पेपर होता है जिसके ऊपर प्रत्याशी का नाम, यानी कि जो कैंडिडेट है उसका नाम, उसकी पार्टी का नाम और उसका सिंबल ठीक है वो होता था, और उसके सामने वोटर जो है स्टैंप लगाता था, वोट देता था। ठीक है, उस पेपर ऑफ शीट को बैलेट पेपर कहा जाता था। नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, अभी के समय में क्या है, ईवीएम्स इस्तेमाल की जाती है। ईवीएम्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है टू रिकॉर्ड वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ना कि बैलेट पेपर का। द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल्स। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन ऑफिशियल्स। जो मशीन है उसमें कैंडिडेट का नाम, उसके पार्टी का सिंबल, या फिर जो इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि जो किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे होते हैं, उनको भी जो इलेक्शन ऑफिसर्स जो है क्या देते हैं, एक सिंबल देते हैं। ठीक है, उसका कैंडिडेट का नाम, उसका सिंबल जो है वहाँ पे दिखाया जाता है। ऑल द वोटर्स हैज टू डू इज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट्स टू गिव हर वोट। हर एक वोटर क्या करता है, उस जिस भी कैंडिडेट को वो वोट देना चाहता है उसके नाम के आगे जो बटन होता है उसको प्रेस करता है।
Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. जैसे ही सारी पोलिंग हो जाती है उसके बाद जो EVM मशीन्स होती हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो होती है इनको सील कर दिया जाता है और उनको एक सिक्योर प्लेस पे लेके जाया जाता है. A few days later on a fixed date, all the EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidate are counted. इसके कुछ दिन बाद एक फिक्स्ड डेट पे उन सारे ईवीएम्स को जो है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो है खोला जाता है और वोट को और हर एक कैंडिडेट ने को कितनी वोट मिली है उनकी काउंटिंग की जाती है. ठीक है, जैसे कि अभी कब होगी 26 को वोट पड़ी है, 27 तारीख को वोट पड़ी है, काउंटिंग कब होगी 30 तारीख को होगी. ठीक है, तो 30 तारीख को हर एक कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली है वो पता चल जाएगा. ठीक है, The candidates who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिली होंगी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से उसको जो है विजयी घोषित किया जाता है, इलेक्टेड घोषित किया जाता है. इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम. जनरल इलेक्शन के समय यानी कि लोकसभा इलेक्शन के समय क्या होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज की वोटिंग की काउंटिंग जो है एक साथ शुरू कर दी जाती है ऑन द सेम डे, उसी दिन पे. टेलीविजन चैनल्स, रेडियो और न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट दिस इवेंट. टेलीविज़न चैनल पे आप लगातार देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं और अगले दिन न्यूज़पेपर में जो है छापा जाता है. विदिन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट. कुछ ही घंटों में जैसे ही काउंटिंग शुरू होती है उसके कुछ ही घंटों के बाद जो है रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं और ये साफ हो जाता है कि अगली सरकार किसकी बनने वाली है, कौन सी पार्टी है, कौन सी कैंडिडेट की बनने वाली है. ठीक है, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक. भारत में इलेक्शंस को क्या चीज़ जो है डेमोक्रेटिक बनाती है. वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. हम जो है हमें पढ़ने को मिलता है कि काफ़ी सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है होती हैं हमारे इलेक्शंस में. न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविज़न रिपोर्ट्स ऑफन रेफर टू एज एलिगेशंस. ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स टेलीविज़न या न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट है वो इन सबको जो है एलिगेशंस बताती हैं. मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग. ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स होती है वो किन के बारे में होती है, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स यानी कि नकली नाम जोड़ दिए गए एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट. वोटर लिस्ट में कुछ नकली नाम डाल दिए गए हैं और जो जेन्युइन नेम्स है उनको हटा दिया गया है. ज़्यादातर हमें ये ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है. मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी. जो पार्टी रूलिंग पार्टी है यानी कि जिसकी सरकार अभी करंट में है वो जो है सरकारी फैसिलिटीज़ को, सरकारी ऑफिशियल्स को जो है इस्तेमाल करती है इलेक्शंस के लिए. एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज. बहुत ज़्यादा जो है पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, जितने लिमिट सेट है उससे भी ज़्यादा जो है पैसे का इस्तेमाल किया जाता है रिच कैंडिडेट्स और बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा. एंड इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे. यानी कि जिस दिन पोलिंग होनी है, जिस दिन वोट पड़नी है उस दिन जो है वोटर्स को इंटिमिडेट किया जाता है और उनकी रिगिंग की जाती है. मतलब उनको कहा जाता है, मतलब उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है. मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट. इनमें से काफ़ी सारी रिपोर्ट जो है वो सही भी होती है. वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स. हम जो है काफ़ी अनहैप्पी होते हैं, ना खुश होते हैं जब हम ऐसी कोई रिपोर्ट्स पढ़ते हैं या देखते हैं. बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ द इलेक्शन. लेकिन फॉर्चुनेटली क्या है, ये उस स्केल पे नहीं होते कि जो इलेक्शन का जो एक पर्पस है उसको ही डिफीट कर दे, उसी को हरा दे. मतलब बहुत छोटे मोटे लेवल पे ही होती है, बहुत हद तक ये हमारे इलेक्शंस को प्रभावित नहीं कर पाती हैं. This becomes clear if we ask a basic question: Can a party win an election and come to power not because it has popular support but through election malpractices? तो इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई पार्टी जो इलेक्शन जीत सकती है या पावर में आ सकती है नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट, ना सिर्फ इसलिए कि उसको काफ़ी पॉपुलर सपोर्ट है बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस का मतलब है कुछ गलत प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया है इलेक्शंस में. दिस इज़ वाइटल क्वेश्चन. ये काफ़ी बृहद क्वेश्चन है. लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. अभी हम इसको जो है इसके क्वेश्चन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को जो है एग्जामिन करते हैं. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है. वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज टू लुक
एट हु कंडक्ट द इलेक्शन। सबसे सिंपल तरीका ये जानने का कि कोई इलेक्शन फेयर है, हुआ है या नहीं है, तो सबसे पहले ये जानो कि वो इलेक्शन करवाया किसने, ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि वो इलेक्शन फेयर होगा या उसमें कुछ माल प्रैक्टिसेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आर द गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो सरकार से इंडिपेंडेंट है, यानी कि सरकार को में कोई हस्तक्षेप नहीं है। और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम, या फिर जो रूलिंग पार्टी है वो उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकती है जो इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, या फिर उनको जो है प्रेशराइज भी कर सकती है। डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्या उनके पास इतनी पावर है कि वो फेयर और फ्री इलेक्शंस करवा सकें। डू दे एक्चुअली यूज़ दीज पावर्स, क्या वो वास्तव में उन पावर्स का जो उनके पास है उनका इस्तेमाल करते भी हैं या नहीं करते हैं। द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमारी कंट्री में काफ़ी पॉजिटिव है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, हमारे देश में जो इलेक्शंस हैं उनको कौन कंडक्ट कराता है, एक इंडिपेंडेंट, यानी कि जो सरकार से इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं है, और काफ़ी पावरफुल है हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, ईसी जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन भारत में इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है, इंडिपेंडेंट भी है और काफ़ी पावरफुल भी है। इट इंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इंजॉयज, जैसे कि जुडिशरी हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, किसी तरीके का गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं होता, सेम उसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इंडिपेंडेंटली काम करता है जुडिशरी की तरह। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है, हमारे देश के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, लेकिन एक बार अपॉइंट होने के बाद भले ही इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन एक बार अपॉइंट होने के बाद ना तो ये राष्ट्रपति के लिए ना ही सरकार को जवाबदेह होते हैं, यानी कि उनके लिए ये आंसरेबल नहीं होते हैं। Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. अगर कोई रूलिंग पार्टी है या सरकार है वो पसंद नहीं करती जो भी कमीशन ने किया, इलेक्शन कमीशन ने कोई भी ऐसा काम किया जो सरकार को पसंद नहीं है, रूलिंग पार्टी को भी पसंद नहीं है, तो भी वो इलेक्शन कमिश्नर को जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से नहीं हटा सकती है, ठीक है, उसकी पावर नहीं होती है। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत ही कम देश ऐसे हैं जहाँ के इलेक्शन कमीशंस को जो है इतनी सारी जो वाइड रेंज की पावर जो है दी गई हो, जैसे कि भारत में मिली गई है। और क्या क्या पावर मिली गई हैं इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो काफ़ी पावरफुल है, इसको क्या क्या पावर मिली हुई है इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।